कुछ देर में अजय और रागिनी अंदर आए। रागिनी एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। विमला देवी ने रागिनी को ऊपर से नीचे तक देखा। आओ बहू, ये है तुम्हारा नया घर। उम्मीद है तुम इसे अपना घर समझोगी और हमारे रीति रिवाजों का पालन करोगी। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मीना तुरंत बीच में बोल पड़ी। कोशिश नहीं बहू रानी, करना ही होगा। हमारे घर में सब नियम से चलता है। अगले दिन सुबह रागिनी थोड़ी देर से उठी। जब वो रसोई में गई तो मीना पहले से ही नाश्ता बना रही थी और विमला देवी पास बैठी चाय पी रही थी। विमला देवी ने रागिनी को देखते ही कहा, देखो बहू, हमारे घर में सूरज उगने से पहले काम शुरू हो जाता है। देर तक सोना हमारी संस्कृति में नहीं है। जी माँ जी, मुझे थोड़ी देर हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। शहर की लड़कियों को कहाँ सुबह उठने की आदत होती है। रागिनी ने मीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाद पंडित घनश्याम घर आए। विमला देवी ने उनसे रागिनी के बारे में कुछ ज्योतिषीय बातें पूछी। विमला जी, आपकी बहू के सितारे थोड़े प्रबल हैं। यह अपने विचारों की पक्की रहेगी और घर में अपनी बात मनवाएगी। क्या मेरी बात नहीं मानेगी? इस घर में मेरी चलती है पंडित जी। मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है और आगे भी जीऊंगी। समय सबसे बड़ा बलवान है विमला जी। एक दिन रागिनी ने अजय से कहा, अजय, मुझे लगता है कि हमें घर के कुछ पुराने नियमों को बदलने की जरूरत है। अब जमाना बदल गया है। नहीं रागिनी, माँ कभी नहीं मानेंगी। तुम जानती हो वो कितनी सख्त हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर हम प्यार से अपनी बात रखें तो शायद वो समझें। अगले दिन रागिनी ने विमला देवी से अकेले में बात करने का फैसला किया। वो उनके कमरे में गई और बड़े ही सम्मान से बोली, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो बहू, क्या कहना है? माँ जी, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पुराने रीति रिवाज गलत हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम आज के समय के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं। जैसे कि घर के सभी सदस्यों का मिलकर काम करना या लड़कियों को भी अपनी राय रखने का मौका मिलना। विमला देवी ने रागिनी को ध्यान से सुना। देखो बहू, इस घर के नियम मैंने बनाए हैं और ये बरसों से ऐसे ही चले आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई बदलाव की जरूरत है। लेकिन माँ जी, अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो घर और भी खुशहाल रहेगा। तभी मीना कमरे में आ गई और बोली, हाँ माँ जी, ये शहर से आई है, इसलिए अपनी मर्जी चलाना चाहती है। रागिनी ने मीना की तरफ देखा और कहा, मीना जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सब लोग प्यार से रहें। रमेश, जो पास ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे, विमला, बहू की बात में कुछ सच्चाई तो है। विमला देवी ने अपने पति को घूर कर देखा और वो चुप हो गए। कुछ दिनों बाद घर में सुरेश की बेटी की जन्मदिन की पार्टी थी। रागिनी ने अपनी तरफ से कुछ नए और आधुनिक तरीके से सजावट करने का सुझाव दिया। मीना ने तुरंत इसका विरोध किया। क्या जरूरत है इन सब फालतू चीजों की? जैसे हमेशा होता आया है वैसे ही होगा। मीना जी, सिर्फ एक बार मेरी तरह से करके देखिए, बच्चों को अच्छा लगेगा। अजय ने भी रागिनी का समर्थन किया। हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि रागिनी का विचार अच्छा है। विमला देवी थोड़ी दुविधा में थीं, लेकिन उन्होंने रागिनी को आजमाने की अनुमति दे दी। ने अपनी रचनात्मकता से पूरे घर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया। बच्चों ने खूब मस्ती की और सबने रागिनी के काम की तारीफ की। उस रात विमला देवी ने रागिनी को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, तुमने सजावट बहुत अच्छी की थी। मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा लगेगा। धन्यवाद माँ जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर के सारे नियम बदल दोगी। जी नहीं माँ जी, मेरा इरादा सिर्फ घर को और भी खुशनुमा बनाना है। प्रीति, जो अक्सर घर पर आती रहती थी, ने इस बदलाव को महसूस किया और एक दिन रागिनी से बोली, भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। पहले इस घर में इतनी रौनक कहाँ दिखती थी। ये सब मिलकर हुआ है प्रीति। धीरे धीरे रागिनी ने अपने व्यवहार और प्यार से घर के सदस्यों का दिल जीत लिया। मीना की ईर्ष्या जरूर बनी रही, लेकिन अब वो खुलकर विरोध नहीं करती थी। सुरेश हमेशा रागिनी का सम्मान करता था और रमेश तो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। अजय हमेशा अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहता था। सोशल मीडिया वाली बहू और देसी सास नैना, जिसने जीन्स और टॉप पहना था, गांव के शांत माहौल और पारंपरिक घरों को देखकर थोड़ी हैरान थी। धनवंती देवी ने नैना को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे वाह, ये कैसी बहू लाई हो दीपक, ये तो पेंट शर्ट पहनकर घूमती है। नमस्ते दादी सास, ये आजकल का फैशन है। फैशन वैशन छोड़ो बहू, कल से साड़ी पहनना। हमारे घर में बहुएं ऐसे ही रहती हैं। अरे धनवंती, बहू शहर से आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। धनवंती देवी ने उन्हें घूर कर देखा तो वह चुप हो गए। सुबह नैना थोड़ी देर से उठी क्योंकि शहर में उसकी यही आदत थी। जब वो रसोई में पहुंची तो धनवंती देवी पहले से ही चूल्हे पर नाश्ता बना रही थीं। देखो बहू, हमारे गांव में सूरज सिर पर आने से पहले सब काम निपट जाता है। तुम कब उठती हो? मुझे थोड़ी देर हो गई दादी सास, आगे से ध्यान रखूंगी। तभी सरला आ गई, जो हमेशा धनवंती देवी के घर की खबर रखती थीं। उन्होंने नैना को देखकर, धनवंती, ये कैसी बहू है, बिल्कुल शहरी बाबू जैसी दिखती है। क्या बताऊं सरला, दीपक को यही पसंद आई।
नैना जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, हर छोटी बड़ी चीज की फोटो और वीडियो बनाकर तुरंत अपलोड कर देती थी। एक दिन उसने गांव के खेत और हरियाली की कुछ तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल दी। जब धनवंती देवी ने उसे फोन में तस्वीरें देखते हुए देखा तो पूछा, ये क्या कर रही हो बहू? दादी सास, मैं अपनी तस्वीरें अपने दोस्तों को दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर गांव है हमारा। फोन में तस्वीरें लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है, अपना काम एक करो। दिन नैना ने यूट्यूब पर एक कुकिंग वीडियो देखकर घर पर पिज्जा बनाने की सोची। जब धनवंती देवी ने रसोई में अजीब सी चीजें देखी तो चौंक गईं। ये क्या बना रही हो बहू? ये तो रोटी भी नहीं लग रही। ये पिज्जा है दादी सास, शहर में सब इसे खाते हैं। पिज्जा विज्जा छोड़ो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और साग खिलाती हूँ। असली खाना तो वही है। धनवंती, उसे बनाने दो, देखते हैं कैसा बनता है। जब नैना ने पिज्जा बनाया और सबको खिलाया तो हरिओम को ये नया स्वाद बहुत पसंद आया। दीपक ने भी तारीफ की। धनवंती देवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए खाया और बोली, ठीक है, पर ये रोज रोज नहीं बनेगा। नैना अक्सर अपने फोन में रील्स देखती रहती थी और कभी कभी घर के कामों के बीच में भी वीडियो बनाने लगती थी।